सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम का क्या मीनिंग होता है ये अपन लास्ट वीडियो सेशन में देख चुके हैं और एक केस अपन डिस्कस कर चुके हैं जब आपके पास दोनों एसएचएम सेम ही लाइन पे हो विथ सेम ओरिजिन और सेम फ्रिक्वेंसी। अब अपन दूसरी सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारा जो पार्टिकल है वो इस लाइन पे सपोज एसएचएम कर रहा है किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में, इसे मैं एक्स डायरेक्शन मान लेता हूँ, और किसी दूसरे फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम करता है, इस लाइन पे एसएचएम कर रहा है किसी दूसरे फोर्स के इन्फ्लुएंस में, बराबर है। तो आपके पास ये दो एसएचएम है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यदि दोनों फैक्टर एक साथ एक्ट करने लग जाए तो पार्टिकल का रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा। अगेन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों लाइन के जो एसएचएम है वो आपस सेम फ्रिक्वेंसी के हैं, ओरिजिन भी दोनों का सेम, यानी कि मेन पोजीशन दोनों का सेम है, बस इनके जो लाइन ऑफ एसएचएम है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो देखते हैं कि रिजल्टेंट आपके पास मोशन कैसा होगा, वो एसएचएम होगा नहीं होगा, होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सारी बातें वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी एक डायरेक्शन में एसएचएम की इक्वेशन ये वाली है। एक्स डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल इस तरीके से एसएचएम कर रहा है कि मैं इसके एसएचएम की इक्वेशन मान रहा हूँ A1 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। और किसी दूसरे फैक्टर के इन्फ्लुएंस में इसके एसएचएम वाई डायरेक्शन के अंदर जो इक्वेशन है या एम्पलीट्यूड कुछ और है, फ्रिक्वेंसी वही है लेकिन इनिशियल फेज दोनों का अलग अलग है, यानी कि दोनों के अंदर एक फेज डिफरेंस रहेगा और फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी इक्वल है, बराबर है। अब देखना है कि रिजल्टेंट मोशन कैसा रहेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। ये y को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, A2 साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो आप लिखोगे साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, यही फॉर्म लगेगा। बहुत बढ़िया, एक काम करता हूँ, ये A2 को इधर ले आता हूँ, तो y अपॉन A2 साइन ओमेगा 2 की जगह, साइन ओमेगा टी की जगह मैं लिख सकता हूँ x अपॉन A, चलेगा, x अपॉन A1, इक्वेशन 1 से लिखा मैंने। ठीक है, ये कॉस फाई आपके पास कांस्टेंट है, यानी कि टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो ये कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया, आगे वाले पार्ट में यदि हमारे पास आप लिख रहे हो कि जो साइन ओमेगा टी है ये किसकी इक्वल है, x अपॉन A1 के। साइन आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं कॉस ओमेगा टी को ऐसा लिख सकता हूँ ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। A1 ऊपर वाले को पूरे को लिख सकता हूँ, ये मेरे पास अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने किसकी वैल्यू लिखी है, कॉस ओमेगा टी की, और ये साइन फाई एज इट इज़। एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट में इधर ला रहा हूँ, y अपॉन A2 माइनस एक्स कॉस फाई डिवाइड बाई A1, ये पूरा फैक्टर इधर ला रहा हूँ। उधर के साइड में क्या बचेगा, उधर के साइड में हमारे पास बचेगा A1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा रूट के अंदर, और नीचे हमारे पास A1 मल्टीप्लाई विथ साइन फाई। एक काम कर लेते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। इक्वेशन 3 का स्क्वायर करूँगा तो कैसा नज़ारा दिखेगा, मैं ऐसे लिख दूँ y अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डिवाइड बाई A1 का स्क्वायर, ये बन गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर लगेंगे माइनस 2ab, तो 2 टाइम्स वाई एक्स कॉस फाई डिवाइड बाई A1 A2,
और राइट साइड के अंदर ये होल स्क्वायर ओपन करते हैं, सर ये रूट हट जाएगा और दोनों को मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई के अलावा रिमेनिंग पार्ट में इधर ले आता हूँ, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई A2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर, और यहाँ से ये कॉस स्क्वायर फाई और इधर से ये साइन स्क्वायर फाई, यही बचेगा। मैं बाकी पार्ट तो कॉमन ले सकता हूँ, और ये बचेगा माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई कॉस फाई डिवाइड बाई A1 A2, और इधर के साइड में हमारे पास बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर फाई बचेगा ना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस पूरे की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ ना, इस पूरे की जगह 1। तो हमारे पास ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई A1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई कॉस फाई डिवाइड बाई A1 A2, और इधर के साइड में साइन स्क्वायर फाई। इस इक्वेशन को देख के हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि फाइनली हमारे पास जो रिजल्टेंट मोशन है या पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री, पहले तो पार्टिकल जाएगा किधर ये देखना होगा, फिर देखना होगा कि वो पार्टिकल का मोशन SHM है नहीं है, वो बाद की बात है। पहले तो पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करेगा वो देखना ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये वो इक्वेशन है जो डिसाइड करेगी पार्टिकल कौन से पाथ को फॉलो करेगी, इक्वेशन नंबर 4। और इस इक्वेशन में जब तक आपको फाई के ऊपर डिपेंड करेगा, ये बेसिकली एक्स और वाई में रिलेशन मिल गया ना, और एक्स और वाई को रिलेट करने वाली इक्वेशन को अपन बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, यानी कि पार्टिकल जो एक्चुअल पाथ फॉलो करेगा उसकी इक्वेशन। और पार्टिकल का एक्चुअल पाथ इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास फाई की वैल्यू, अब यहाँ पे रिजल्टेंट आपस फाई पे डिपेंड कर रहा है ना, तो फाई के कुछ केसेस लेके डिस्कस कर लेते हैं ट्रेजेक्ट्री को। सबसे पहला मैं केस लेता हूँ कि मान लेते हैं ये हमारे पास जो फाई है, इस फाई की वैल्यू यदि 0 डिग्री हो तो नज़ारा कैसा रहेगा। जैसे आप फाई की वैल्यू 0 की बात करोगे, हमारे पास साइन फाई कितना रहेगा, साइन 0 की वैल्यू 0, और कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन कैसी दिखेगी, ये दिख रही है हमारे पास वाई स्क्वायर डिवाइड बाई A2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई A1 का स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन A1 A2, और कॉस फाई की वैल्यू 1 और ये वाली वैल्यू 0। इसे मैं ऐसा भी लिख दूँ तो चलेगा, y अपॉन A2 माइनस एक्स अपॉन A1 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलेगा, यानी कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ y किसके इक्वल होगा, A2 अपॉन A1 मल्टीप्लाई बाई x। ये हमारे पास पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन होगी, यानी पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है, समझ में आ रहे हैं, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन वाले पाथ को फॉलो करेगा। अच्छा, इस बात को थोड़ा समझो ये क्या कहना चाह रहा है, ताकि आगे के पार्ट समझने में आपको दिक्कत ना हो। ये सपोज इस लाइन पे पहले पार्टिकल मोशन में था, ये वाई एक्सिस, यानी पार्टिकल ऐसे SHM कर रहा था, और दूसरी इक्वेशन बोल रही है नहीं पार्टिकल को ऐसे SHM करना है, इस इक्वेशन को फॉलो करना है। और दोनों यदि एक साथ एक्ट करती है तो पार्टिकल इस लाइन को फॉलो करेगा, इधर की तरफ एक लाइन, ओरिजिन वही रहेगा और इस लाइन को फॉलो करेगा। ठीक है, और ये लाइन इस तरीके से फॉलो करेगा। ये जो आपके पास एंगल है, ये एंगल यदि आप थोड़ी देर के लिए थीटा मानते हो
तो आप बोल सकते हो जो टेन थीटा रहेगा वो टेन थीटा हमारे पास A2/A1 के इक्वल है। A2 क्या है? A2 बेसिकली एम्पलीट्यूड है जब आप पास ओनली वाई डायरेक्शन वाला एसएचएम परफॉर्म होता है, और A1 जब एक्स डायरेक्शन वाला एसएचएम परफॉर्म हो रहा है। और जब दोनों परफॉर्म होंगे तो वो इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा, इस वाइट वाली लाइन पे पार्टिकल रहेगा। अब बात करते हैं क्या अब पार्टिकल का मोशन एसएचएम होगा या नहीं होगा। आप ये सोचो ना कि ये जो वाई डायरेक्शन है, यहाँ पे किसी एक जनरल पॉइंट P पे जब पार्टिकल होगा तो वो ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस पे होगा, कितनी? ये R डिस्टेंस पे। और इस R की वैल्यू को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट R, इसे आप लिख सकते हो इस तरीके से। यदि आपको पार्टिकल का x और y कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो आप ऐसा लिखोगे ना, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। और अब x और y कोऑर्डिनेट मुझे रिलेशन पता है, क्या रिलेशन है? y कोऑर्डिनेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y की जगह मैं लिखूँ A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और ये स्मॉल r कितना बन जाएगा, ये देखो x बाहर आएगा और रिमेनिंग पार्ट क्या है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर पूरे की पावर 1/2, और नीचे से A1 का स्क्वायर बाहर आके ये बनेगा A1। और मुझे पता है x की इक्वेशन नंबर 1, x को मैंने क्या बोला था, x को लिख सकता ना A1 साइन ओमेगा t, तो A1 से A1 कट जाएगा, ये बचेगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर पावर 1/2 और आगे साइन ओमेगा t। तो ये आपके पास R की जो इक्वेशन है, ये देखो टाइम के साथ कैसी वेरी करे। ये पूरा तो एम्पलीट्यूड हो गया ना, ये वाला रीजन तो एम्पलीट्यूड हो गया। तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन है वो पार्टिकल के एसएचएम, यानी पार्टिकल इस लाइन पे एसएचएम करेगा। पार्टिकल अभी भी क्या परफॉर्म करेगा, एसएचएम, लेकिन उसकी जो एसएचएम की लाइन है वो चेंज हो गई, वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल वाली लाइन पे करेगा। ठीक है, इस तरीके से करेगा कि उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा एसएचएम का वो बेसिकली A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर फिर पूरे का अंडर रूट। समझ में आ रही बात? ये वाले फॉर्मूले से निकलेगा। अच्छा, गलती से भी ये मत बोल देना सर ये तो 90 डिग्री फेज वाला, वो वाला अलग मैटर है। वो जो इससे पहले जो अपने पढ़े थे ना कि दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो रिजल्ट नहीं होता। वेक्टर एडिशन आप तभी कर पाओगे जब सेम लाइन पे आपके पास एसएचएम हो रहे हैं। ये बिल्कुल ही अपन डिफरेंट सिनारियो डिस्कस कर रहे हैं। इस रिजल्ट को देख के उधर से बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। यहाँ पे दोनों पार्टिकल अलग अलग लाइन पे एसएचएम कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन को इससे कंफ्यूज मत कर देना कि सर एक पार्टिकल की एसएचएम इस लाइन पे कर रहा है और दूसरे फोर्स के इन्फ्लुएंस में भी इसी लाइन पे कर रहा है x1 और दूसरा x2, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री। इसको आप इधर वाले से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये कम्प्लीटली डिफरेंट सिनारियो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाला बात समझ में आ गई कि जब आपके पास परपेंडिकुलर दो एसएचएम है उनके सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे दोनों के बीच में इनिशियली कोई फेज नहीं था। फाई की वैल्यू 0 लेने का यही मतलब है ना। यहाँ देखो फाई 0 को लेने का मतलब है कि दोनों जो आपके पास एसएचएम वो एक ही इनिशियल फेज दोनों का इक्वल है, बराबर है, ठीक है। दूसरा केस लेके चल रहे हैं। यदि आप यहीं पे यदि मैं बात करूं केस 2 की, फाई की वैल्यू ले लेता हूं मैं 180 डिग्री। जैसे ही फाई 180 डिग्री लूँगा साइन फाई की वैल्यू अगेन 0 रहेगी, लेकिन कॉस फाई की वैल्यू जो है ना वो आपस -1 हो जाएगी। पूरी इक्वेशन वैसी ही रहेगी ना। आप देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपके पास 0 हो जाएगा और कॉस फाई की वैल्यू -1 लिखते ही +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे होल स्क्वायर में इस इक्वेशन में यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, फिर उधर जाके नेगेटिव। तो सीधे मैं लिख दूँ जो वाई की इक्वेशन बनेगी फाइनली वो हमारे पास वाई ऐसा दिखेगा। कैसा? -(A2/A1
मल्टीप्लाई बाई एक्स, सारा नज़ारा वही होने वाला है। अब रिजल्टेंट इक्वेशन भी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। बस ये जो लाइन है रिजल्टेंट आप पास एम्पलीट्यूड, यदि आप आर देखोगे तो आर आज भी ऐसे ही आएगा आपके पास। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे ना तो ये आप पास a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर पूरे की पावर 1/2 साइन ओमेगा टी। बस फ़र्क ये है कि ये वाला जो पार्टिकल जो पाथ फॉलो कर रहा है ना, वो ये वाला करने की बजाय इस तरीके से करेगा। नेगेटिव स्लोप है ना, ये वाला पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। यानी अभी भी वो एक स्ट्रेट पाथ पे ही एसएचएम परफॉर्म करेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे एसएचएम परफॉर्म करेगा, और ये स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई के बीच में ही है, ठीक है। और एंगल थीटा आप अभी भी निकाल सकते हो, उतन टेन थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तीसरा केस इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करते हैं। थर्ड केस क्या लेके चल रहे हैं, केस थर्ड कि जो इनिशियल फेज फाई है ना, यदि वो हमारे पास 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। 90 डिग्री होती है हमारे पास साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी 1 और कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी 0। कॉस फाई की क्या वैल्यू जाएगी 0। इस इक्वेशन को देखो भाई, इक्वेशन नंबर 4 की बात करें, इधर वाला पार्ट 1 और ये 0 होती है, ये वाला एलिमेंट पूरा ही गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, वाई स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर, इक्वेशन ऐसी बनेगी वाई स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखो, यदि a1 और a2 डिफरेंट हुए तो एलिप्स की इक्वेशन होगी, और a1 और a2 इक्वल हो गए तो सर्कल की इक्वेशन होगी। यानी जो एलिप्स बना के देखते हैं, ये ऐसा कुछ पाथ रहेगा, ठीक है। तो ये पाथ रहेगा, इसका मीनिंग ये है कि आपके पास इधर ये वो लाइन थी जिस पे पार्टिकल एसएचएम कर रहा था किसी एक फैक्टर के इन्फ्लुएंस में, एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में, और ये वो दूसरी डायरेक्शन थी। इस लाइन पे आपके पास एसएचएम परफॉर्म हो रहा था दूसरे फोर्स के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। दोनों फोर्स एक साथ एक्ट करने लग गए तो पार्टिकल का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन की बजाय अब पार्टिकल इलिप्टिकल पाथ में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिमाग में आना चाहिए, क्या सर अब एसएचएम होगा कि नहीं होगा। तो भाई अब पार्टिकल का टू एंड फ्रो ही मोशन नहीं बचा, यानी कि अब पार्टिकल का ऑक्सीलेशन ही नहीं बचा। जब ऑक्सीलेशन नहीं होगा तो एसएचएम कैसे होगा। एसएचएम ऑक्सीलेशन का एक स्पेशल केस है, समझ आ रही बात। क्या पार्टिकल का मोशन पीरियोडिक होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे मोशन पीरियोडिक होगा लेकिन ऑक्सीलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑक्सीलेशन नहीं है तो एसएचएम तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इवन ए सर्कल भी होगा, ये जो आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है ना, वहाँ पार्टिकल ऑक्सीलेशन में नहीं होता, पीरियोडिक मोशन जरूर होता है लेकिन ऑक्सीलेशन नहीं होता। ऑक्सीलेशन में टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए अबाउट ए मेन पोजिशन, तो वहीं उसी को अपन बोलते हैं ऑक्सीलेशन, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम पे कुछ सिली मिस्टेक्स ना हो, इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ डिसाइड किए हैं, वो डिस्कस करते हैं ताकि आपके दिमाग में हमेशा रहे कि किस टाइप की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि दो एसएचएम है और इन दोनों एसएचएम के जो सुपरपोजिशन से जो नया मोशन होगा, यदि वो एसएचएम है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो बात हो रही है। देखो मैंने यहाँ पे x1 लिखा है और इधर x1 लिखा है, यानी कि मैं सेम डायरेक्शन पे सुपरपोजिशन की बात कर रहा हूँ, और दोनों में ओमेगा इक्वल लिखा है। इक्वल ओमेगा हो और सेम लाइन पे हो तो हमें क्या बोलते हैं, तब अपन इसे वेक्टर से सॉल्व कर सकते हैं। और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 0। तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट क्या लिखते हैं, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा 7, 3 + 4, ठीक। गलती से 5 मत कर देना, बहुत सारे लोग करते हैं। अब यही प्रॉब्लम ऐसे पूछी होती कि ये दो आपके पास एसएचएम है, इनके सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट मोशन कैसे होगा। एक मैंने लिखा x = 3 sin ω t, दूसरा y = 4 sin ω t, यानी कि फेज डिफरेंस 0 है लेकिन ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर पाथ पे एसएचएम हो रहा है,
और जो परपेंडिकुलर पाथ वाले की मैंने 3 केसेस डिस्कस किए थे, 0 फेज वाला, 180 वाला और 90 वाला। 0 वाला में अभी अपने डिस्कस किया था कि आपके पास रिजल्टेंट मोशन एसएचएम होगा और स्ट्रेट पाथ पे होगा, और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर में वो आपस √a² प्लस b² से आएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 5 आएगा आंसर। रिजल्टेंट मोशन एसएचएम रहेगा, बिल्कुल सही फरमाया। रिजल्टेंट मोशन एसएचएम रहेगा, स्ट्रेट पाथ पे जाएगा, जो एक्स और वाई के बीच में से एक पाथ निकलेगा। ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, x1 = 3 sin ωt और x2 हमारे पास 4 cos ωt। यहाँ पे भी x है और इधर भी x है, यानी कि सेम लाइन पे एसएचएम हो रहा है, फ्रिक्वेंसी इक्वल है, लेकिन एक जगह साइन है एक जगह कॉस है, यानी कि फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस फाई कितना है, वो आपस 90 डिग्री है। यहाँ फेज डिफरेंस 90 डिग्री है और ये पाथ आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों में फ़र्क समझिएगा। यहाँ पाथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और यहाँ फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। आपको पता है कि जब सेम लाइन पे होते हैं तो अपन सिंपल वेक्टर की तरह ऐड करते हैं, तो 2 वेक्टर, एक का मैग्नीट्यूड 3 दूसरे का 4 और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो आप पास जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड रहेगा वो कितना आ जाएगा 5। यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, लेकिन दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। यहाँ फेज डिफरेंस आपके पास 0 है, याद रखना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फेज डिफरेंस 0, तो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है स्ट्रेट पाथ पे, एक्स और वाई के बीच में से एक पाथ निकलता है उधर से, और यहाँ पे सेम लाइन पे कर रहे हैं लेकिन इनिशियल फेज डिफरेंस आपके पास 90 डिग्री है, बराबर है। एक और सिमिलर, यहाँ मैंने बोला कि फेज डिफरेंस आपके पास 90 डिग्री है और पाथ भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब पाथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर और फेज एंगल आपस 90 डिग्री हो तो पाथ इलिप्टिकल होता है, और इलिप्टिकल पाथ के अंदर पार्टिकल एसएचएम नहीं करेगा। ठीक है, पार्टिकल का मोशन पीरियोडिक होगा लेकिन एसएचएम नहीं होगा। पार्टिकल का मोशन पीरियोडिक होगा लेकिन एसएचएम नहीं होगा। जब एसएचएम नहीं होगा तो एम्पलीट्यूड की बात करना ही मीनिंगलेस है। ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम की 2 सिचुएशन को अपन ने बहुत डिटेल में बात की थी। पहली सिचुएशन जब अपन ने बोला था कि आपके पास जो 2 एसएचएम हो रहे हैं दोनों सेम लाइन पे हो, यानी कि सेम डायरेक्शन वाले केसेस को अपन डिस्कस किया था। हमने कहा था कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और जो फ्रिक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। ये पहला सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, सेम फ्रिक्वेंसी और मीन पोजीशन भी हमारे पास सेम होनी चाहिए, सेम मीन पोजीशन। और इस पे जो फाइनल आउटकम आया था वो ये था कि यहाँ पे रिजल्टेंट मोशन हमारे पास हमेशा ही एसएचएम रहता है, यहाँ पे रिजल्टेंट मोशन हमेशा ही एसएचएम रहेगा। और इसको सॉल्व करने के लिए आप वेक्टर एडिशन की तरह देख सकते हो। जैसे वेक्टर एडिशन होता है ना, वैसे ही आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, और इसको अपन बोलते हैं फेजर मेथड। ये जो सॉल्व करने का तरीका था हम इसे बोले थे फेजर मेथड। दूसरा केस अपन ने डिस्कस किया था कि पार्टिकल 2 एसएचएम के सुपरपोजिशन की बात हो रही थी और दोनों एसएचएम म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हो रहे हो। 2 एसएचएम के सुपरपोजिशन की बात हो रही थी और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। डिफरेंस क्या था, यहाँ डायरेक्शन सेम थी, यहाँ डायरेक्शन परपेंडिकुलर थी। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के 2 एसएचएम के सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट मोशन रहेगा उस पर बात की थी। तो यहाँ गारंटी नहीं है कि रिजल्टेंट मोशन अब एसएचएम ही रहेगा। समझ में आ रही बात। लेकिन कुछ कंडीशन के बाद में कुछ नज़ारा देखने में अच्छा आ रहा था। पहली चीज़ अपन ने अच्छा यहाँ पे भी अपन एक चीज़ कॉमन ली थी, वो था कि सेम फ्रिक्वेंसी को लेके डिस्कस कर रहे थे, सेम फ्रिक्वेंसी वाले केसेस को डिस्कस किया था। फ्रिक्वेंसी ओमेगा सब में सेम ली थी। फिर अपन ने कहा था कि यहाँ पे जो फाई है, इस फाई की वैल्यू पे बात कर रहे थे। ये वैल्यू यदि हमारे पास 0 या 180 आ जाती है तो एसएचएम करेगा, और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा उसको अपन बात कर रहे थे
A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से निकलेगा। और हमारे पास 90 डिग्री रहेगा तो SHM परफॉर्म नहीं करेगा, इलिप्टिकल पाथ जाएगा। हाँ है ना, ये पार्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं। सर इनके अलावा कुछ और एंगल होगा, उसको अपन ने डिस्कस नहीं किया था। उनको सॉल्व करने के लिए आप एक काम करना, जो भी एंगल है उसको पुट कर देना भाई। उस एंगल को पुट करने के बाद में जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी उसको देख के हमें पता लगाना पड़ेगा कि रिजल्टेंट मोशन पहले तो कैसा होगा, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आएगी, जहाँ पे दो कोऑर्डिनेट वेरी करते हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को हमेशा आप लिख सकते हो √x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, परपेंडिकुलर केस में। तो ये r की इक्वेशन देखना, ये आप पास एक साइनोसॉइडल बनती है कि नहीं बनती है, फिर उसके वजह से पता चल जाएगा कि ये SHM होगा या नहीं होगा। बराबर है। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में इन्हीं दो चीज़ों पे बात की जाए, हम इनके अलावा और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, बस ये दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी तो इसको अपने काफ़ी डिटेल में बात किया था। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं, और ये एग्जाम्पल इन दोनों कैटेगरी से एकदम डिफरेंट है। देखना हमारा सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, आराम से देखिएगा। यहाँ बोल रहा है कि एक पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस, वन इज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस पे, एंड अदर इज ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल 45 विथ एक्स एक्सिस। और इन दोनों के SHM की इक्वेशन आपको दे दी है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि भाई रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा, उस पर बात करेंगे, और यदि रिजल्टेंट मोशन SHM आ जाता है तो बात करेंगे कि उस SHM की फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी और एम्पलीट्यूड क्या रहेगा। बराबर है नज़ारा। अच्छा, मैं अब तक जो ऊपर वाली नॉलेज है मैं उसी को यूज़ करना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए इस एक SHM की जो इक्वेशन है ना, इसको ऐसा लिख दूँ तो आप बुरा नहीं मानोगे। मैं थोड़ी देर के लिए इसे ऐसा लिख देता हूँ, x की जगह x1 इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी, चलेगा। और दूसरा ये जो SHM की इक्वेशन है, ये बेसिकली एक पार्टिकल जो है वो x और y के बीच में एक लाइन है, इस तरीके से इस लाइन पे बात की जा रही। इधर लाइन पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, इधर यहाँ से ओरिजिन से s डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा ये इन्होंने बताया है। ये एंगल 45 है, तो मैं यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। मैं ऐसे ऐसा लिख दूँ तो आप बुरा नहीं मानोगे कि इस SHM के अकॉर्डिंग पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट रहेगा वो टाइम के साथ इस तरीके से वेरी करेगा, x0/√2 साइन ओमेगा टी। समझ में आ रहा है कैसे? इसका x और y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? x कोऑर्डिनेट रहेगा s/√2, y कोऑर्डिनेट भी s/√2। s की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो ये वाला पॉजिटिव आ जाएंगे x और y कोऑर्डिनेट, और s नेगेटिव होगा तो x और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ जाएंगे। बराबर है। ये तो x कोऑर्डिनेट की बात हुई। सिमिलरली इसका एक y कोऑर्डिनेट भी रहेगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? s0/√2 साइन ओमेगा टी। मैं इसे x2 लिख देता हूँ, चलेगा। तो मैं यहाँ पे दो SHM की बजाय 3 SHM के सुपर पोजिशन की बात कर लूँ। इनमें से दो SHM हमारे पास x1 और x2 सेम लाइन पर आ रहा है, और तीसरे वाला इनके परपेंडिकुलर आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है। तो पहले सेम लाइन वालों को सॉल्व कर दूँ तो रिजल्टेंट जो SHM रहेगा, क्योंकि सेम लाइन पे तो हमेशा रिजल्टेंट मोशन SHM रहता है, मैं उसे x लिख देता हूँ। वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड, अब देखो दोनों का फेज देखो भाई, ये साइन ओमेगा टी, ये भी साइन ओमेगा टी, सेम फेज में सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड कर दूंगा मैं। तो रिजल्टेंट मोशन इस तरीके से SHM रहेगा, जिसकी इक्वेशन रहेगी x0 प्लस s0 डिवाइड बाई √2 और साइन ओमेगा टी। बराबर है। यानी जो पहला केस है अपन उसकी बात कर रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा SHM क्या है मेरे पास? ये है s0/√2 साइन ओमेगा टी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो भाई, अब ये दोनों SHM की बात करें इनके रिजल्टेंट की,
आप पास 3 थे ना, मैंने पहले इन 2 को सॉल्व किया और इनका रिजल्टेंट अब ये तीसरे के साथ क्या हो रहा है। अब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम की बात हो रही है और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देखो, ये साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई हमारे पास है 0। इधर देखो, जब आपस परपेंडिकुलर हो और एंगल दोनों के बीच में 0 या 180 हो तो रिजल्टेंट मैं सीधे इस फॉर्मूले से लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया, रिजल्टेंट मोशन यहाँ पे एसएचएम होगा और इसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा ना वो √A1 का स्क्वायर यानी कि x0 प्लस S0 डिवाइड बाई √2 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर यानी कि S0 अपॉन √2 का स्क्वायर, फिर पूरे की पावर 1/2 और फेज हमारे पास रिजल्टेंट उतना ही रहेगा साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मोशन की इक्वेशन रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्टेंट मोशन का जो एम्पलीट्यूड है इसे मैं चाहूँ तो और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सिंप्लीफाई करोगे कैसा दिखेगा, A² प्लस B² करूँगा तो ये बनेगा S0 का स्क्वायर और आगे वाले में भी S0 का स्क्वायर बाई 2, इधर भी S0 का स्क्वायर बाई 2, तो ये बन जाएगा S0 का स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 टाइम्स x0 S0 डिवाइड बाई √2, तो ये √2 हो जाएगा पूरे की पावर 1/2। ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा, ठीक है। देखना यहाँ पे ना तो हमारे पास सेम डायरेक्शन पे थे ना परपेंडिकुलर थे, फिर भी अपन ने सॉल्व किया। यहाँ पे अब क्या है कि एक स्पेशल केस की फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन था तो अपन ने सॉल्व कर दिया, इसके अपन जनरल केसेस नहीं देख रहे थे, ठीक है। अच्छा, एक जेई में पूछी हुई प्रॉब्लम है, इसको भी देख लो भाई। जेई मेंस 2014 में पूछी प्रॉब्लम क्या दिया कि ए पार्टिकल विच इज साइमल्टेनियसली सब्जेक्टेड टू 2 परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे 2 एसएचएम के सुपरपोजिशन की बात हो रही है और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक एक्स डायरेक्शन में तो दूसरा वाई डायरेक्शन में। थोड़ा सा आप अच्छे से नोटिस करोगे तो दोनों की फ्रिक्वेंसी एक जैसी नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यदि फ्रिक्वेंसी एक जैसी नहीं है तो फेज की बात करने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज होगा, बराबर है। यहाँ पे x हमारे पास इस तरीके से दिया है A1 cos ओमेगा टी और y किस तरीके से दिया है, y दिया है A2 cos 2 टाइम्स ओमेगा टी, फ्रिक्वेंसी y डायरेक्शन में डबल है। अच्छा, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, चलेगा। मुझे पहले यहाँ पे इतना ही पूछा है कि जो रिजल्टेंट मोशन होगा ना, जो पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है वो पूछी है, यानी एक्स और वाई में रिलेशन ही पूछा है। तो मैं लिखता हूँ A2 2 टाइम्स cos ओमेगा टी कितना है x/A1, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा x² A1 का स्क्वायर -1। इसे मैं अंदर भेज देता हूँ, ये क्या बनेगा 2 टाइम्स A2 डिवाइड बाई A1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x² -A2। ये हमारे पास रिजल्टेंट मोशन की इक्वेशन होगी, ठीक है। अब उसे ये बताना है ये किसकी इक्वेशन है। तो पहली चीज़ तो ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। और यहाँ x का जो कोऑर्डिनेट है ना, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लिखते हो ना, ये वाले ax² प्लस bx प्लस c। इसमें यदि a आपके पास पॉजिटिव होता है ना, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक पैराबोला बनेगा। a पॉजिटिव होने का मीनिंग होता है पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये पूरा ये बन रहा है, ये पॉजिटिव यानी पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, बराबर है। और x 0 पुट करने पे y क्या बनता है c की जगह कितना है यहाँ पे -2, यानी ग्राफ आपस नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। यानी पैराबोला पहली बात तो ऐसा बनेगा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ठीक है। ये हमारे पास y एक्सिस बनेगी और ये वाली हमारे पास x एक्सिस बनेगी,
ठीक है। और अब ये पूरा पैराबोला नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। रीज़न, ये वाला पार्ट नेगेटिव में, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहले तो पैराबोला ऊपर खुलने वाला, तो एक ही ऑप्शन है, और ये नीचे की तरफ शिफ्ट है। क्यों शिफ्ट है, समझ में आ रही बात? इस तरीके से ये आपके पास ऑप्शन करेक्ट है। ये जेईई मेंस 2014 में पूछी हुई प्रॉब्लम थी। उम्मीद करता हूँ सुपरपोजिशन को लेके अब आगे से आप जितनी भी प्रॉब्लम ट्राई करोगे वो आपसे बन जाएगी, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो इन 2 वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके।